हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ केके। और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन सरफेस फिनिशेस की बात करेंगे। अपन इस चैप्टर के अंदर प्लास्टरिंग की और पॉइंटिंग की बात करेंगे। देखो, बेसिकली अपन प्लास्टरिंग की अपन बात करते हैं तो प्लास्टरिंग क्या होता है कि आपने कोई बॉल सरफेस है, ठीक है, यानी कोई दीवार है, दीवार के ऊपर अपन क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। अब उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वन बाई वन अपन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो अल्टीमेटली अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जैसे पहले ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ, टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सर्फेसेज अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर अंडर द एटमोस्फेयर। यानी कि जो भी अपनी एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है, वॉल की जो सरफेस है, सरफेस को किससे बचा के रखना है, जो भी रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर के अगेंस्ट में क्या दे, प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा जितनी भी एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं, जैसे विंड हो गया अपना, ठीक है, डस्ट हो गया, फ्रीजिंग हो गई, स्नोफॉल हो रहा है कहीं पे, तो इन सारी चीज़ों से अपनी एक्सटर्नल जो सरफेस है उसको बचाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, प्लास्टरिंग करते हैं। तो ये तो अपना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव अपन बात करूँ, टू गिव स्मूथ सरफेस विच डस्ट एंड डर्ट कैन नॉट बी लूजेस। यानी कि एक अपन को ऐसी सरफेस प्रोवाइड करती है जिसपे जो भी मिट्टी है, धूल है, वो क्या जमे नहीं है, और उसको आसानी से अपन वहां से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरे ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ, टू गिव द डेकोरेटिव इफेक्ट। यानी कि जब एक तो आप बिना प्लास्टरिंग की वॉल को देखो, एक आप जिसके ऊपर प्रॉपर प्लास्टरिंग की गई हुई है उस वॉल को देखो, तो दोनों के अंतर्गत क्या होगा, डेकोरेटिव कौन सी रहेगी, यानी देखने में अच्छी कौन सी लगेगी, जिसमें वेल प्लास्टर्ड हो रखा होगा, तो वो अपनी क्या हो जाती है भाई, डेकोरेटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग वेल प्लास्टरिंग हो जाती है। तो ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट अपना होता है टू प्रोटेक्ट द सरफेस अगेंस्ट बर्निंग, ठीक है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनसे दीवार को बचाना, बीटल्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, उन सब चीज़ों को यहाँ से बचाना। इसके अलावा कॉन्सील द इंफीरियर मटेरियल और डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। कॉन्सील का मतलब क्या होता है, छुपा के रखना, छुपाना एक तरह से। तो यदि आपने कोई मटेरियल यूज़ किया, ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं की, आपने चाहे स्टोन की बात करें, स्टोन अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, या फिर आपका जो वर्कमैनशिप है, यानी कि जो मैसन है या कारीगर है, उसने यहाँ पे प्रॉपर कोई काम नहीं किया है, कहीं के अंतर्गत आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत सैगिंग या कोई चीज़ पोर्शन उठ गया, कोई दब गया, तो उस सबको क्या कवर अप करने के लिए, उस सबको दबाने के लिए भी अपन क्या करते हैं भाई, प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। तो मेन अपन ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक तो रेन वाटर से, एनवायरमेंटल एजेंसी से बचाए रखना। सेकंड अपने बात किया कि डर्ट और धूल धूल मिट्टी है उसको उसके ऊपर जमा होने से बचाए रखना, ठीक है। अंदर की जो स्मूथ सरफेस है उसको डेकोरेटिव इफेक्ट देना, बर्मीन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना, और जो भी इंटीरियर मटेरियल है यदि वो सही नहीं है या फिर डिफेक्टिव वर्कमैन्स के साथ में यूज किया हुआ है तो उसको भी बचाए रखना। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लास्टरिंग, ठीक है। तो ये तो अपना प्लास्टरिंग के ऑब्जेक्टिव अपने बात करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गुड प्लास्टर। यदि आप अपन बात करेंगे भाई अपन में एक अच्छा प्लास्टर करना चाह रहा हूँ, तो उस अच्छे प्लास्टर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे प्लास्टर की क्या क्या क्वालिटी है, जो प्लास्टिक मटेरियल है जिससे अपन प्लास्टर करने वाले हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो भी बैकग्राउंड है, यानी कि जो वॉल है या फिर अपन कहीं पे भी प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो उस बैकग्राउंड के ऊपर एक तो क्या है, वो आसानी से चिपक जाए, ठीक है। पहली चीज ये रहेगा भाई, अपने मान लिया किसी बॉल के ऊपर प्लास्टर किया और वो प्लास्टर अपने कर तो दिया, लेकिन वहां से तुरंत उखड़ गया, हट गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली क्वालिटी क्या होगी, इट शुड बी एडेयर टू द बैकग्राउंड ऑफ बैकग्राउंड एंड शुड रिमेन्स एडेयर ड्यूरिंग ऑल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक तो उसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर अचानक, एडेयर का मतलब होता है दूसरा दो डिफरेंट मटेरियल उनके बीच में क्या बॉन्ड, एक तो बॉन्ड क्या बन जाए, अच्छा रहे। दूसरा क्या है कि लंबे टाइम तक टिका रहे, चाहे कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज चाहे टेम्परेचर का डाउन हो, अप हो, रेनी सीजन आए, इन सारे सीजन्स के अंतर्गत उस पर एडहेरिंग प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अपना क्या हो जाता है भाई, एडहेयर प्रॉपर्टी। सेकंड अपन बात करें, इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिक। ये क्या होना चाहिए भाई, ये तो सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और अपने बजट के अंतर्गत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये प्लास्टर पड़ जाए, अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन को अपने को बिगाड़ दे, ठीक है, एंड पूरा जो अपना बजट था उस बजट को ही बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या होता है, इसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, आसानी से इसको खरोंचा ना जा सके, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे टाइम तक टिका रहे, ठीक है। एक तो सरफेस इसकी हार्ड रहे और लंबे टाइम तक टिकी रहे। इसके अलावा इट शुड पॉसिबल टू अप्लाई ड्यूरिंग ऑल वेदर कंडीशन, चाहे मौसम कैसा भी हो, ठीक है। चाहे अपन रेनी सीजन की बात करें, चाहे अपन विंटर सीजन की बात करें, चाहे अपन समर सीजन की बात करें, जब भी अपन को प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट है तब अपन इसको ऑल वेदर कंडीशन के अंतर्गत अप्लाई कर सकें सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा अपना क्या होना चाहिए, प्लास्टरिंग मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इट शुड बी इफेक्टिवली चेक एंड एंट्री और पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस।
तो ये इसके प्लास्टर के थ्रू जो अंदर की सरफेस है उसके अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर अंदर नहीं जाना चाहिए, पेनिट्रेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, डैम्पनेस उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। ये हमें ध्यान से इफेक्टिवली चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में इट शुड पॉजेज गुड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब होता है इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सको एक जगह से दूसरी जगह पर, आसानी से रिप्लेसिंग कर सको, क्यूरिंग कर सको। यदि ये सारी चीज़ें अपन आसानी से कर पा रहे हैं तो उसको अपन कह देते हैं वर्केबिलिटी इसकी क्या है, अच्छी है। तो ये सारे क्या हो गए अपने प्रॉपर्टीज हो गई गुड प्लास्टर। अच्छा प्लास्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टर की, ठीक है। तो बेसिकली जो मोटार क्या क्या यूज करते हैं प्लास्टरिंग के अंदर, एक तो अपन यूज करते हैं सीमेंट मोटार, ठीक है। सीमेंट मोटार का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर एक तो क्या होगा सीमेंट होगा और प्लस क्या होगी उसके अंदर सैंड होगी। यदि इन दोनों के मिक्सचर से जो बना हुआ है इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सीमेंट मोटार, ठीक है। इससे अपन प्लास्टरिंग करते हैं। या फिर हो सकता है लाइम मोटार, तो लाइम के साथ में सैंड हो, ठीक है, सैंड हो या फिर सुर्खी हो, इसको यूज कर सकते हैं। अपन जिप्सम मोटार यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर देखो दो चीज होती है, एक तो अपना होता है बाइंडिंग मटेरियल, क्या होता है भाई, बाइंडिंग मटेरियल, और एक होता है इनर्ट, ठीक है। बेसिकली इनर्ट के अंदर तो अपन तो क्या है, बजरी यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, यानी एक तो सैंड हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल में यदि आपने सीमेंट यूज किया है, ठीक है, तो वो सीमेंट मोटार हो जाएगा। वहीं यदि आपने लाइम यूज कर लिया तो वो लाइम मोटार हो जाएगा। वहीं आपने जिप्सम को यूज कर लिया तो जिप्सम मोटार हो जाएगा। वहीं गेज मोटार के अंदर अपन क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड दोनों को यूज किया जाता है, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल के अंदर सीमेंट और क्या रहेगा, लाइम, दोनों रहेंगे, प्लस में सैंड रहेगा। इस वाले मोटार को अपन क्या कह देते हैं भाई, गेज मोटार कहते हैं, जिसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल के अंदर सीमेंट भी होता है, लाइम भी होता है और सैंड भी होता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, गेज मोटार कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुर्खी। तो बेसिकली सुर्खी क्या होता है कि फाइन पाउडर होता है ब्रिक्स, यानी जो ब्रिक्स हैं, फाइनर ब्रिक्स का पार्ट, ठीक है। जो ब्रिक्स होते हैं इस ब्रिक्स को यदि फाइन पार्ट में चूर्ण कर दिया जाए तो उसको अपन सुर्खी कह देते हैं। एक होता है अपना एरेटेड सीमेंट, यानी स्पेशल टाइप का सीमेंट है जो कि एरेटेड है, इसके अंतर्गत वॉइड्स होते हैं। उस सीमेंट को यदि यूज किया जाए, बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, सीमेंट को क्लासीफाई कर देते हैं प्लास्टर। सीमेंट मोटार होगा, लाइम मोटार होगा, जिप्सम मोटार होगा, सुर्खी मोटार होगा, या फिर एरेटेड सीमेंटेड मोटार होगा, ठीक है। इस मोटार से अपन क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करके चलते हैं। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं मोटार पर प्लास्टर जो अपन यूज करते हैं, पहला हो गया अपना सीमेंट मोटार। पहला क्या हो गया, सीमेंट मोटार हो गया। अब सीमेंट मोटार के अंदर क्या हो गया, बाइंडिंग मटेरियल के अंदर तो अपने सीमेंट को यूज कर लिया, ठीक है। तो सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल एंड सैंड इज यूज टू अडल्ट्रेंट, ठीक है। तो अडल्ट्रेंट की टर्म में क्या लेते हैं, फाइन एग्रीगेट की टर्म में क्या लेते हैं, सैंड को ले लेते हैं, फिर बजरी को ले लेते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड ड्यूरेबिलिटी। इसका जो रेशियो रहता है, जैसे अपन बात करते हैं कई बार 1:3 या फिर 1:6 या फिर 1:4, ये क्या रेशियो होता है कि यानी 1:4, यानी आपने मान लिया कि 1 kg सीमेंट लिया तो 3 kg क्या लेना, सैंड लेना। 1 kg सीमेंट लिया तो 6 kg क्या लेना, सैंड लेना। तो ये रेशियो डिपेंड करता है आपको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कंजूसी कर जाते हैं या फिर सीमेंट को कम कर देते हैं, तो वो रेशियो को बढ़ा देते हैं। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। और ये डिपेंड करेगा जिसको, अब जैसे सीधी सी बात है, कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज का है, लंबे टाइम तक के लिए अपन को चाहिए, फिर कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर लोडिंग कम आ रही है तो उसको कम रेशियो ले लेंगे, ठीक। सीमेंट मोटर will be give high strength and resistivity against the water and portion of cement sand may be vary 1:2:6। 1:6 से लेके 1:6 तक अपन इसको यूज करते हैं और ये वाटर रेजिस्टेंस सरफेस प्रोवाइड करता है अपना सीमेंट मोटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइम मोटार की, ठीक है। तो इस लाइम के केस में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, लाइम होता है, और वहीं अदर ट्रेंड की टर्म में क्या होता है, फाइन एग्रीगेट या फिर सैंडी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइम नेमली फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। तो लाइम क्या दो तरह का होता है, एक तो होता है फैट लाइम, एक होता है हाइड्रोलिक लाइम। तो जो फैट लाइम होता है यदि उसको लाइम के अंदर यूज किया हुआ है, लाइम मोटार के अंतर्गत, ठीक है, तो 2 से 3 गुना टाइम ऑफ सैंड यूज कर लें तो उसको ड्राई वर्क के अंतर्गत, यानी जितना सैंड किया उसके 2 से 3 गुना क्या किया जाता है, फैट लाइम को यूज किया जाता है। वहीं यदि अपन हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो हाइड्रोलिक लाइम के अंदर रेशियो लिया जाता है 1:2 का, ठीक है, जो कि गुड रिजल्ट रहता है डैम कंडीशन के ना। डैम कंडीशन है जहाँ पे सीलन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। और या फिर जो ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर लॉग एरिया है, पानी ज्यादा फिल रह गया, रोड जोन के ऊपर पानी आ गया है, ठीक, कंटिन्यूसली पानी वहाँ रहता है, उस केस के अंदर भी अपन कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम को ही यूज किया जाता है, ठीक। द लाइम मोटर हैज हाई प्लास्टिसिटी जो इट कैन बी प्लेस इजीली, यानी जो लाइम मोटर है उसका प्लास्टिसिटी अच्छी है। तो प्लास्टिक मतलब होता है किसी भी शेप के अंदर उसको आसानी से ढाल देना, ठीक है। तो इसको आप आसानी से किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हो, किसको, लाइम मोटर को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिप्सम मोटर की। तो जिप्सम, अब देखो जिप्सम मोटर क्या होता है, इसके अंदर प्लास्टर के अंदर सॉफ्ट सैंड होती है, बाइंडिंग मटेरियल में क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट तो है ही, बाइंडिंग मटेरियल के अंदर क्या ले लिया अपने, प्लास्टर एंड सॉफ्ट सैंड इज बाइंडिंग मटेरियल।
जिप्सम, ये जिप्सम अंदर क्या होता है, यही होता है प्लास्टर, प्लास्टर पेल से आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, तो वो भी एक तरह से जिप्सम का ही टाइप है। तो ज़्यादातर जो पुराने कंडीशन थे यानी कि मिस्र के पिरामिड वगैरह जो भी हैं वो इस जिप्सम मोर्टार के द्वारा ही बने हुए हैं, लेकिन इसको डैम कंडीशन के अंदर इतना यूज़ नहीं किया जा सकता है, पहले के टाइम में करते थे, आज के टाइम में इसको थोड़ा सा अवॉइड करने लग गए हैं। ये जिप्सम मोर्टार हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं गेज मोर्टार की। तो गेज मोर्टार के अंदर मैंने बताया था कि इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल वो दोनों रहते हैं, एक तो लाइम रहता है, दूसरा सैंड रहता है, सॉरी सीमेंट रहता है। लाइम और सीमेंट तो क्या होगा बाइंडिंग मटेरियल, और अडल्ट्रेंट में क्या होगा अपना सैंड होगा। जब बाइंडिंग मटेरियल में अपन क्या यूज़ किया, लाइम यूज़ किया या फिर सीमेंट यूज़ किया, और अडल्ट्रेंट के यूज में फाइन एग्रीगेट अपन ने सैंड को यूज़ कर लिया। तो ये अपना क्या कहलाता है भाई, गेज मोर्टार कहलाता है। देखो भाई अभी अपन ने बात किया था लाइम क्या देता है, प्लास्टिसिटी अच्छी देता है, तो लाइम की वजह से तो उसमें हाई प्लास्टिसिटी रहती है, और सीमेंट की वजह से इसमें क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। तो अब यदि इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया जाता है तो अपन को गेज मोटर मिल जाता है, इससे दोनों ही प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी हाई स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी अपने को और हाई प्लास्टिसिटी भी मटेरियल की अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपन को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो दोनों का जो रेशियो लिया जाता है, ये नॉर्मली लाइम सीमेंट मोटर का रेशियो लिया जाता है 1:6 से लेकर 1:8, ठीक है। रेशियो ऑफ सीमेंट टू लाइम इज यूज इन प्रिपेयर गुड मोटर, यानी सीमेंट की क्वांटिटी कम ले रहे हैं पर लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। फिर अपना आता है सुर्खी मोटर। तो सुर्खी मोटर के अंदर क्या होता है, सुर्खी मोटर कंसिस्ट ऑफ लाइम, सुर्खी एंड वाटर। इसके अंदर लाइम होगा और सुर्खी होगी और क्या होगा, वाटर होगा। सुर्खी इज यूज एज ए अडल्ट्रेंट और फाइन एग्रीगेट, यानी जो फाइन एग्रीगेट एंड सैंड जहाँ यूज कर रहे थे, सैंड की जगह अपन क्या यूज करते हैं, सुर्खी यूज करते हैं। सुर्खी क्या होता है, सुर्खी इज फाइनली पाउडर्ड बर्न्ड क्ले विच इज फ्री फ्रॉम एडमिक्सचर्स इम्प्योरिटीज, यानी कि जो फाइन जो अपने मान लीजिए क्ले ब्रिक है, ठीक है, मेनली अपन क्ले प्रोडक्ट के अंदर ब्रिक को लेते हैं, ये ब्रिक को मैं क्या करूँ फाइन पार्ट के अंदर पीस दूँ, ठीक है, पोलराइज कर दूँ उसको, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो उसको एज ए मैं क्या यूज़ कर लूँ, अडल्ट्रेंट यूज़ कर लेता हूँ। ये मार्केट में क्या आसानी से सस्ती दर में मिल जाता है और एक अच्छी स्ट्रेंथ दे देता है सैंड के साथ। फिर अपन बात करते हैं एरेटेड सीमेंट मोटर। तो एरेटेड सीमेंट मोटर क्या होता है, सीमेंट मोटर डज नॉट कंटेन गुड प्लास्टिसिटी इन वर्बिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जब सीमेंट जो मोटर जो यूज़ किया था उसके अंदर एक तो प्लास्टिसिटी अच्छी नहीं होती और एक क्या होता है वर्बिलिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी किसके अंदर होती है, लाइम के अंदर होती है। तो यदि सीमेंट को क्या बने प्लास्टिक बना दिया जाए, वर्केबल बना दिया जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। यानी सीमेंट मोटर के अंदर क्या कर देते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट को मोड कर दिया, इंसर्ट कर दिया जाए, जिसमें बहुत सारे रेजेंस आते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से अपन को क्या मिलता है, एरेटेड सीमेंट मोटर मिल जाता है। ये सारे क्या हो गए अपने 6-7 तरह के मोटर पड़े, अपन इस मोटर को अपन यूज करेंगे प्लास्टरिंग के अंदर। अब जैसे कुछ टूल्स हैं जो प्लास्टरिंग के अंदर काम आते हैं, जैसे ये आपने देखा होगा बुल नोज ट्राउल, ठीक है, कन्नी इसको अपन बोलते हैं, आगे का नोज इसका क्या है थोड़ा सा राउंडेड शेप का, इसको अपन बुल नोज करेंगे। वहीं यहाँ से पॉइंटेड है, इसको अपन क्या करेंगे, पॉइंटेड नोज ट्राउल। ये आपने देखा होगा वुडन का होता है, ठीक है, फ्लोटेड ट्राउल होता है। एक अपने प्लम बम देखा होगा जो आपको वर्टिकली इसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, प्लम बम दुनिया सॉरी टावल जिसको बोलते हैं अपन, ठीक। इसके अलावा अपने कुछ ट्रेपेजोइडल फ्लोटर होता है, एक स्पिट लेवल होता है और एक फ्लोटिंग रूल होता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किए जाते हैं प्लास्टरिंग के दौरान, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्लास्टरिंग की, कौन कौन से मेथड से प्लास्टरिंग की जाती है। देखो बेसिकली आपने प्लास्टरिंग के अपन 3 कोट की अपन बात करते हैं, 3 लेयर के अंदर अपन करते हैं अल्टीमेटली, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट कोट, सेकंड कोट और थर्ड कोट। यदि पहले कोट की बात करूँ, पहला कोट मतलब क्या होता है, दीवार की जो सरफेस है उसके ऊपर अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो कोट होता है उसको अपन बोल देते हैं रेंडर कोट। फर्स्ट कोट का नाम क्या होता है भाई, रेंडर कोट होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो अपनी होती है 9 से 10 mm, ठीक है, 9 to 10 mm क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। 3-4 days टू हार्डन सरफेसेस केप्ट रफ, ठीक। अब कब कब करते हैं इसको भाई, ये 3-4 दिन के अंदर हार्ड सरफेस दे देता है और ये रफ सरफेस अपन को देता है। दिस इज लेफ्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 days टू सेट इन नॉट अलाउड टू ड्राई। यदि इसकी सरफेस को क्या है 2 दिन तक छोड़ दिया जाता है और इसको सूखने नहीं दिया जाता है, यानी उसके ऊपर पानी का अपन क्या करेंगे, मॉइस्चरिंग करते रहते हैं। ये तो अपनी क्या होगी फर्स्ट कोट की अपन ने बात करी। मैं अपन सेकंड कोट की बात करता हूँ, तो सेकंड कोट का नाम क्या है, फ्लोटिंग कोट बोला जाता है। सेकंड कोट को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग कोट बोला जाता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 6 से लेकर 9 mm के बीच में, ठीक है। कितनी होती है भाई, 6 से लेकर 9 mm के बीच में होती है। इसका काम क्या है, सीमेंट मोटर ये एक इवन सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, इवन सर्फेस प्रोवाइड करता है सीमेंट मोटर, ठीक। उसका लाइम मोटर की बात करें तो दिस कोट इज अप्लाइड ट्रॉवल एंड रब्ड विद द स्ट्रेट एज, इन सबसे पहले इसको क्या है ट्रॉवल की हेल्प से उसको फेंका जाएगा और उसको स्ट्रेट एज की वजह से रब कर दिया जाता है। उसके बाद में द वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस एंड सरफेस इज वेल रब इन फ्लोटिंग इट मेक एन इवन सरफेस। यानी उसके बाद में अपन पहले क्या किया, पहले ट्रॉवल की हेल्प से इसके ऊपर थ्रो किया, थ्रो करने के बाद अपने ट्रॉवल स्ट्रेट से उसको रब कर दिया, उसके बाद उसको पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा। पानी का छिड़काव करने के बाद में उसको अगेन
क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग की हेल्प से क्या किया जाएगा, रब करके एक इवन सरफेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बेसिकली इसका नाम क्या है, फ्लोटिंग कोट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड कोट की। थर्ड कोट को अपन सेटिंग कोट या फिर फिनिशिंग कोट ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेटिंग कोट या फिर फिनिशिंग कोट बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 mm के अप्रोक्सीमेटली होती है। ये सीमेंट मोटर के अंदर तो सिमिलर सेकंड कोट की तरह ही अप्लाई करते हैं, इवन सरफेस प्रोवाइड करती है। इसको अप्लाई किया जाता है आफ्टर 5 days, ठीक है, यानी फर्स्ट टू सेकंड कोट के बाद हम 5 दिन बाद इसको अप्लाई करेंगे। आफ्टर गिविंग ए रेस्ट ऑफ 24 hours द प्लास्टर सरफेस द वर्क शुड बी वेल वाटर्ड फॉर द नाइट, ठीक है। फिर ये सरफेस यदि पूरी तरह से होगी, उसके 24 घंटे बाद इसको पानी तरह से पूरी से पानी से इसको नहला दिया जाता है, एक तरह से उसकी पूरी क्यूरिंग की जाती है, पूरी रात के लिए इसको रोका जाता है, ठीक है। या फिर उसको और आगे तक भी अपन उसकी लगातार क्यूरिंग करके रखते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर है सीमेंट के अंदर, जो मॉइस्चर चाहिए इसकी कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो अवेलेबल रहे, एवोपोरेशन की वजह से उसके अंदर लॉसेज ना हो। तो इन तीनों ही कोटों को ध्यान रखना है, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट और थर्ड कोट को अपन प्लास्टिंग के अंदर जो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर्स। इन एक्सटर्नल प्लास्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सैंड फेस्ड प्लास्ट फिनिश। सैंड फेस्ड फिनिश, सैंड फेस्ड फिनिश का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट कोट ऑफ सैंड फेस्ड सीमेंट मोर्टार डन एंड सीमेंट मोर्टार इज 1:4, then course of sand after curing the plaster 7 days, second coat of cement plaster ratio will be done and to the first coat। इन पहले अपन क्या कि फर्स्ट कोट सैंड फेस सीमेंट प्लास्टर को यूज किया, उसके बाद में मोटा जो उसमें अंदर लिया था 1:4 का लिया, फिर उसके बाद मोटी पार्ट की जो सैंड, मोटी सैंड को अपन ने यूज किया, उसको क्यूरिंग के 7 दिन बाद अपन ने इसको सेकंड कोट उसके ऊपर लगा दी, इसका रेशियो 1:3। स्पॉन्जी इज यूज टू सेकंड कोट एंड इट इज अप्लाइड व्हेन द सेकंड कोट इज वेट। यानी स्पॉन्ज, यानी अपन देखा होगा बहुत सारी दीवार के अंदर बाहर की तरफ के मोटे मोटे से वो निकले रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, उसको अपन कहते हैं सैंड फेस, ठीक है। आजकल जो डिजाइनिंग पर्पज से आर्टिफिशियल पर्पज से यूज कर लिया जाता है इसको, ठीक। दिस इज वर्क फॉर डेंसिटी ऑफ सैंड ग्रेन अपीयर सरफेस इक्वल टू द यूनिफॉर्म। इससे क्या है, सेकंड फेस वो सरफेस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वो गीला मोटा रहता है और ये बाहर की तरफ भी रखा रहता है। तो सरफेस कैप वाटर लीड, और उसके बाद में सरफेस को एटलीस्ट 15 दिन तक क्या रखा जाता है, वेट रखा जाता है, गीली रखा जाता है। उसके बाद आता है रफ कास्ट फिनिश और स्पेटेड डैश फिनिश, ठीक है। दिस प्लास्टर इज मिक्सचर सैंड एंड ग्रेवल स्पेसिफाइड पोर्शन डस्ट ओवर द फ्रेशली प्लास्टर सरफेस। यानी इसके अंदर क्या है, ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब सैंड के जो पार्टिकल है उनसे मोटे साइज के जो गोल गोल पार्टिकल हम देखेंगे, ठीक है, उनको अपन क्या कह देते हैं, ग्रेवल कह देते हैं। बेसिकली जो साइज की मैं बात करूँ, यदि 4.75 mm से यदि साइज क्या है पार्टिकल की ज़्यादा है, एग्रीगेट की ज़्यादा है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्रेवल कह देते हैं। और वहीं यदि अपन 75 माइक्रोन से लेके और अपनी 4.75 mm के बीच की जो साइज होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, सैंड बॉल, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक सरफेस, दो सरफेस के अंदर कोट कर देते हैं। पहले कोट के अंदर 12 mm थिक लेते हैं, टॉप लेयर लेते हैं अपन 10 mm, ठीक है। सीमेंट मोटर का जैसे 1:3 होता है। इसका मेनली काम क्या होता है कि ये बेस को क्या करे, प्लास्टिक बनाए रखे, और 10% हाइड्रेटेड लाइम उसके वॉल्यूम के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि मोटर मेरा प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद अपन बात करते हैं डिपिटर फिनिश। तो डिपिटर फिनिश क्या होता है, दिस इज जस्ट एनदर फॉर्म ऑफ रफ कास्टिंग, उसी का ही टाइप है, ठीक है। इसके अंदर जो रेंडिंग कोट होता है, ठीक है, रेंडिंग कोट एंड फर्स्ट कोट जो होता है 12 mm थिक प्रिपेयर किया जाता है। केस ऑफ पेवल्स फॉर डैश में, पेवल्स के यूज में किया जाता है। वेल द कोट इज वेट, पीस ऑफ ग्रेवल आर प्रेस हैंड ऑन द सरफेस। जब ये गीला होता है तो उसमें हाथ की हेल्प से क्या कर देते हैं, उस पेवल्स को या टुकड़ों को उसके अंदर घुसा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल टू हैव ब्यूटीफुल पैटर्न ऑर्नामेंटल डिजाइन सरफेस एंड सेलेक्टिंग द मटेरियल डिफरेंट कलर। और डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के एक तरह से दिखावटी सजावटी के तौर पर अपन इसको यूज कर लेते हैं यहाँ के अंदर। फिर अपना आता है पेबल डैश या फिर ड्राई डैश फिनिश, ठीक है। ये भी क्या है, रफ कास्ट फिनिश के कंपैरिजन में वैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो पेबल्स की जो साइज है वो क्या है, फ्रॉम 6 mm टू 12 mm, इस mm है, ठीक है। 6 mm से लेके 12.5 mm तक के यूज किए जाते हैं। वही सरफेस में क्लियर कर देते हैं, और जो मोटार होता है, जो अपना वेट कंडीशन होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अपना आता है स्मूथ कास्ट फिनिश। दिस फिनिश इज जस्ट सिमिलर टू सैंड फिनिश एक्सेप्ट फाइन ग्रेन सैंड इज यूज इंस्टेड ऑफ, यानी जो बजरी है उसकी साइज यदि अपन फाइन लाइन पतली बजरी, महीन बजरी को यूज किया जाता है तो स्मूथ कास्ट फिनिश कहलाती है। इसके अंदर कोई भी स्पॉन्जिंग डन नहीं किए जाते सैंड ग्रेन्स के बाद में, ये नॉर्मली इंटीरियर वॉल्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, प्लास्टरिंग हो गया। प्लास्टरिंग कैसे कैसे अकॉर्डिंग करते हैं, कौन कौन से प्लास्टर करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आता है वो आता है पॉइंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पॉइंटिंग होती क्या है। पॉइंटिंग क्या होती है, ये देखो अपन ने जब बात करी थी, अपन ने जब मैसोनरी की बात करी, तो मैसोनरी अपन ने दो तरह की पढ़ी थी भाई। एक तो पढ़ी अपन ने ब्रिक मैसोनरी, और एक पढ़ी अपन ने क्या, स्टोन मैसोनरी। तो उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, दोनों जो स्टोन मैसोनरी या फिर ब्रिक मैसोनरी के अंदर जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, उन जॉइंट को क्या कर दिया जाता है, पहले उसको सफाई की जाती है, और सफाई के बाद उसको इंसर्ट करके वहाँ डिजाइन बनाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं भाई, पॉइंटिंग कह देते हैं, ठीक है। तो द टर्म
द टर्म पॉइंटिंग इज यूज टू डिनोट फिनिशिंग ऑफ मोर्टार जॉइंट आइदर स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी। ठीक है, तो जो भी पॉइंटिंग की जाती है उसके अंदर चाहे आइदर स्टोन मैसनरी हो चाहे ब्रिक मैसनरी, उसके जो जॉइंट है उस जॉइंट को क्या कर दिया जाता है, रैकिंग साफ किया जाता है पहले। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 mm डेप्थ तक उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस स्पेसेस आर फिल्ड अप बाय द सुटेबल मोर्टार इन डिजायर्ड शेप। अब जो स्पेस अपन ने क्रिएट किया, जैसे मान लिया कि मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कोई ब्रिक मैसनरी है और ये इसके अंदर क्या होगा, जॉइंट, यानी ये जॉइंट है, इसके अंदर ये जॉइंट है। तो इन जॉइंटों को क्या कर लिया जाता है, पहले 20 mm तक क्या है साफ कर लेते हैं, खाली कट करके साफ कर लिया जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, पूरी मोटार की वहाँ पे डिजाइन लाएंगे। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो हो सके तो जितना इट डिजायर टू अवॉइड द पॉइंटिंग एज फार एज पॉसिबल, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द पॉइंटिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द जॉइंट which are constructed in good mortar, filling the joint with mortar which may cause not sufficient water। यानी बेसिकली तो पहले तो अपन क्या करते थे, यदि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अपन क्या कनेक्टेड 20 mm तक उस जॉइंट को ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब अपन बहुत सारे जब नए स्ट्रक्चर है वहाँ पे की जानी है, अपन को वर्क प्रोग्रेस के अंदर है, तो एट ए टाइम जहाँ पर वेट सरफेस है उसी के दौरान अपन क्या कर देनी जाती है, इसकी रैकिंग कर देनी चाहिए थी। अभी आपको डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली जो मेथड ऑफ पॉइंटिंग है उसमें 2-3 मेथड अपन यूज करते हैं। पहला तो क्या है, द मोटर ऑफ मैसनरी जॉइंट टू बी कवर्ड बाय पॉइंटिंग इज रैक्ड आउट लीस्ट ऑफ डेप्थ 20 mm। यानी सबसे पहले तो जो जॉइंट है, जैसे मान लिया कि ये ब्रिक है और ये मान लिया कि दूसरी ब्रिक थी, ये अपने जॉइंट है, तो इस जॉइंट को 20 mm तक क्या कर लिया, रैक्ड कर लिया, साफ कर लिया, हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। द डस्ट फ्रॉम द मैसनरी जॉइंट इज रिमूव बाय द ब्रश, और जो भी यहाँ पे डस्ट है, चूना रह गया, उसको क्या कर दिया, ब्रश की हेल्प से साफ कर दिया जाता है। सरफेस इज देन वॉश विद क्लीन वाटर एंड केप्ट वेट फॉर 3 आवर्स। अब इस सरफेस को क्या है, पानी की हेल्प से धो दिया जाएगा और उसको साफ रखा जाएगा और गीला रखा जाएगा कुछ घंटों तक। देन द मोटर इज केयरफुली प्लेस इन डिजायर्ड शेप इन दीज प्रिपेयर्ड जॉइंट। ठीक है, फिर जो मोटर आपने तैयार किया है, जिस भी शेप के अंतर्गत किया है, उस शेप के अकॉर्डिंग पॉइंटिंग के अपन टाइप पढ़ेंगे अभी आगे, उस शेप के अंदर उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। द मोटर इज प्लेस इन स्मॉल ट्रॉवल विद स्लाइटली प्रेस्ड ब्रिंगिंग टू क्लोज कॉन्टैक्ट ओल्ड इंटीरियर सरफेस। और जो मोटार है, अब हमको ये पता है कि ये स्मॉल होल है, मान ली यहाँ तक कटा है, इसके अंदर अपन को क्या है, मोटार इंसर्ट करना है। तो जो स्मॉल यानी थिन, सीधी सी बात ट्रॉवल है वो कैसी थिन लेनी पड़ेगी और उससे मोटार को यहाँ पर प्रेस किया जाए, जिससे पुरानी जो सरफेस ओल्ड सरफेस है उसके साथ में क्या कर लेगा, जॉइंट बना ले। ठीक है, द फिनिश सरफेस इज वेल वाटर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 days इफ लाइम मोटार इज यूज फॉर 10 days इफ सीमेंट मोटार इज यूज। यदि लाइम मोटार है तो उसको एटलीस्ट 3 दिन तक क्या रखा जाता है, वेट रखा जाता है। और वहीं यदि आप लाइम मोटार की बात कर रहे हैं तो लाइम मोटार के अंदर 10 दिन तक अपन को क्या करना है, सरफेस को वेट रखना है। ठीक, तो अपन बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप अपना आता है पॉइंटिंग का, वो आता है वीडेड पॉइंटिंग। ठीक है, वीडेड पॉइंटिंग का मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे एक जॉइंट है, ये कोई एक ब्रिक रोल थी और दूसरी मेरी ये ब्रिक रोल थी, इधर क्या कंटिन्यूएशन बॉल चल रही है। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन को क्या कर दिया, साफ कर दिया। ठीक है, रैक्ड कर दिया अप टू 20 mm तक अपन ने रैक कर दिया। उसके बाद में कुछ इस शेप के अंतर्गत क्या कर दिया, मोटार को इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, फॉर्म बाई स्टील और आयरन रॉड विद ए कॉन्केव एज, यानी कोई आयरन या रॉड रही, उससे अपन क्या किया, इस शेप के अंदर इसको क्या किया, मोटार को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो दिस गिव्स गुड अपीयरेंस बट लायबल टू डैमेज इजीली। अब इससे क्या है, ये डिजाइनिंग तो आपको मिल रही है इस तरफ में, लेकिन इसके क्या है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो अपनी क्या हो गई, बीडेड पॉइंटिंग। फिर नेक्स्ट अपना आता है प्लस पॉइंटिंग। ठीक है, प्लस पॉइंटिंग के अंदर क्या होता है, पॉइंटिंग में भी लेवल एज ए प्लस पॉइंटिंग विच मेड बाई वाइपिंग ओवर द फिनिशेस। यानी पहले मोटार यहाँ था, ये वही सरफेस है, ये दोनों ब्रेक वॉल है, और यहाँ से अपन क्या किया, मोटार को रैक किया था, तो इसमें वापस पूरे ही प्लेन को क्या कर दिया, कंप्लीटली मोटार से फिल कर दिया। वो अपने क्या कहलाता है भाई, प्लस पॉइंटिंग कहलाता है। तो द पॉइंटिंग may be labeled as finish pointing, which is made wiping over the finish pointing with the trowel or piece of rough cloth। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रॉवल से रख दिया, रफ क्लॉथ से इसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है, डज नॉट गिव गुड अपीयरेंस बट इज ड्यूरेबल, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट और वाटर। यानी ये देखो सरफेस अपीयरेंस तो अच्छी नहीं, लेकिन एक तरह से वही प्लेन सरफेस ही होगा, लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पर ना तो कोई डस्ट का एक्यूमुलेशन होगा, डस्ट इकट्ठी होगी, ना कोई वाटर उसके ऊपर फिल होगा। ठीक है, तो पूरा तरह से क्या वाइप आउट हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी के लिए ठीक रहती है, प्लस पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिकस्ट। ठीक है, रिकस्ट पॉइंटिंग। अब रिकस्ट पॉइंटिंग अंदर क्या, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है इस तरह से। भाई ये तो अपनी क्या है, एक ब्रिक की लेयर है, ये दूसरी ब्रिक की लेयर है। ठीक है, और ये अपना क्या है, जॉइंट है। जॉइंट के अंदर अपन ने यहाँ तक का तो क्या कर दिया, साफ कर दिया, रैक कर दिया। और रैक करने के बाद में इतने पोर्शन को तो अपन ने फिल कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया।
ठीक है, इतना स्पेस अपन ने वॉल के अंतर्गत छोड़ दिया है ओपन। ठीक, तो रिकस जॉइंट आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग एक्सपो सिचुएशन वेयर डू नॉट रिटेनली शेड वाटर। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली वाटर नहीं आता उसके इसके अंदर अपन को यूज कर लिया जाता है। दिस इज डन बाई प्रेसिंग मोटर बैक एज बाई 5 mm और मोर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 mm तक इसको क्या अंदर दबा दिया जाता है। ठीक है, फेस ऑफ पॉइंटिंग इसका है वर्टिकल, इसका जो फेस है वो क्या हमेशा वर्टिकल रहता है, स्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, ओनली ब्रिक्स विद गुड फर्स्ट रेजिस्टेंस शुड बी यूज विद रिकस जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है, जो पॉइंटिंग का जो जॉइंट है, ये उस उन्हीं ब्रिक के अंतर्गत यूज किया जाता है जो गुड फर्स्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखती हैं। इसकी जो अपीयरेंस है रिकस पॉइंटिंग की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये गुड अपीयरेंस यहाँ पे अपन को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रब्ड की या फिर ग्रूव पॉइंटिंग। ठीक है, रब्ड की या फिर ग्रूव पॉइंटिंग। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग मोटर इज फर्स्ट फ्लश विद द फेस ऑफ बॉल। अगेन वही, यानी आपको वही 20 mm तक क्या कर देना, रैक कर देना है, इसको हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, a semi-circular notch is placed tool node a pointer. This type of pointing gives an attractive appearance for the surface. यानी मोटार को फिल कर दिया, उसमें हाफ सर्कुलर पोर्शन को क्या कर दिया अपन ने, दबा दिया। किसी भी स्टील की रॉड से, सर्कुलर रॉड से अपन इसको दबा देते हैं, तो ये क्या है, एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस, यानी देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है अपने को। ठीक है, ज्यादातर जो सुपीरियर टाइप के वर्क हैं, अच्छी क्वालिटी के जो वर्क्स हैं, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। और पर्टिकुलर द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द वॉल, जहाँ पे वर्टिकल जॉइंट हैं वॉल के, उनके अंतर्गत इसको यूज किया जाता है। किसको, रब्ड या फिर ग्रूव पॉइंटिंग। अब यही इंसर्ट कौन के भी तरफ बना हुआ तो रब्ड बोल देते हैं इसको। वहीं यदि अपन बात करें किसी एक पोर्शन को, ठीक है, जैसे अपर एज को क्या कर दिया, 10 mm तक दबा दिया, नीचे के एज को सरफेस को प्लेन रखा हुआ है, यानी ये जो सरफेस बन गई मेरी इंक्लाइंड बन गई। ठीक है, तो द अपर एज ऑफ जॉइंट इज अबाउट 10 mm इनसाइड द फेस ऑफ मेसोनरी एंड दिस जॉइंट डिस्पोज वाटर इजी। अब यदि इसके ऊपर वाटर आएगा तो क्या इसी आर्म से यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, यानी एक्यूमुलेट नहीं होगा इसके ऊपर वाटर। ठीक है, सिर्फ क्या कर दिया, पहले रैकिंग किया, फिर मोटर को फिल किया, ऊपर की सरफेस को 10 mm अंदर दबा देते हैं, तो अपनी क्या कहलाती है, स्ट्रक पॉइंटिंग कहलाती है। इफ द लोअर इज जॉइंट इज केप्ट इनसाइड द फेस ऑफ मशीनरी नोन एज द ओवर हैंड स्ट्रक पॉइंटिंग बट नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ कलेक्ट वाटर। यही वही इसको उल्टा कर दिया जाए भाई, जैसे ये तो अपनी जॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो अपना जॉइंट है, इसके अंदर ये अपनी ओल्ड मोटर हो गया, तो अभी इसके अंदर के ऊपर पोर्शन दबाया हो भाई, अब नीचे के पोर्शन को दबा दें, इस तरह का शेप दे 10 mm। ठीक है, तो उसको अपन कह देते हैं ओवरहैंड स्ट्रक माउंटिंग। बट इस केस के अंदर यदि पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। फिर अपनी बात करते हैं टक पॉइंटिंग की। ठीक है, तो टक पॉइंटिंग के अंदर क्या होता है, अगेन अपन ने पहले तो पहला स्टेप तो अपना सबका ही सेम है, 20 mm तक क्या कर देना है, इसको मोटर को यहाँ से हटा देना है, रैकिंग कर देनी है। ठीक है, द बिड्थ एंड डेप्थ ऑफ ग्रूव आर रेस्पेक्टिवली 5 mm एंड 3 mm, यानी इसकी जो बिड्थ है 5 mm तक अंदर और 3 mm तक ऐसे अपन बाहर की तरफ इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इट इज स्टक बाय द व्हाइट सीमेंट पुट्टी विद प्रोजेक्शन ऑफ 3 mm। अब इसको व्हाइट पुट्टी की हेल्प से क्या कर देते हैं, स्टक लगा देते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, द प्रोजेक्शन इज डन इन मोटर नोन एज द हाफ टक पॉइंटिंग। ठीक है, जो भी प्रोजेक्शन मोटर के अंदर किया जाता है उसको हाफ टक पॉइंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अपना आता है वी शेप पॉइंटिंग। ठीक है, तो वी शेप ग्रूव इज फॉर्म इन द मोटर, यानी वही जॉइंट है, उस जॉइंट के अंदर आप वी शेप का ग्रूव बना दो यहाँ पे, तो अपनी क्या कहलाती है, वी पॉइंटिंग कहलाती है। वहीं यदि इसको आउटसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड कर दो, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वेदर्ड पॉइंटिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी वही सेम प्रोसेस अपन को यूज हर किसी के अंदर लिखना है कि 20 mm तक अपन पहले क्या करेंगे, इसकी रैकिंग करेंगे, रैकिंग के बाद इसकी सफाई करेंगे, सफाई के बाद क्या कर देंगे, इसको पूरी एक प्रोजेक्शन लगा देंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे बाहर की तरफ उल्टा भी। ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वेदर्ड पॉइंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है सब, ये आपको सारी अपन जैसे फ्लश पॉइंटिंग की अपन ने बात करी, फ्लश पॉइंटिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, पूरी तरह से प्लेन भर देते हैं इसको पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद अपन क्या एक पोर्शन को अंदर से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिकस के अंदर क्या पूरी तरह से दोनों पोर्शन को अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, की पॉइंटिंग के अंदर कुछ इस तरह का की बनाई जाती है। ठीक, वेदर्ड पॉइंटिंग में जो दोनों सरफेस हैं, वेदर्ड के अंदर बाहर की तरफ निकाल देना है, और वी पॉइंटिंग के अंदर अंदर की तरफ मोटर को इस तरह से कर देना है। स्टक पॉइंटिंग के अंदर अपन ने आप ये देखा, तो सब उस डायग्राम यहाँ पे दिखा है, बाहर के पोर्शन को अंदर के पोर्शन को दबा दिया गया, बाहर को निकाल दिया गया। टक पॉइंटिंग के अंदर क्या है, बाहर की तरफ ये पॉइंटिंग को बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया हुआ है, जिसकी अपन ने बताई 5 mm की विड्थ होती है और 3 mm की डेप्थ होती है। तो ये अपने क्या है, टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग पड़ गई। ठीक है, तो ये अपना पॉइंटिंग कवर हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक अपना छूट गया था, डिफेक्ट्स इन प्लास्टर। भाई प्लास्टरिंग जब अपन करते हैं उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग और प्लास्टरिंग सरफेस। ब्लिस्टरिंग क्या होता है कि छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, प्लास्टर के अंदर क्या हो, छोटे छोटे पैचेस पड़ जाए, उस पैचेजिंग की वजह से क्या हो जाए, प्लास्टर स्वेल आउट हो जाए, मतलब फूल जाए। ठीक है, तो जो प्लास्टरिंग सरफेस है उससे ऊपर की तरफ फूला हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ प्लास्टर वेदरिंग आउट swelling out beyond the plaster surface arising out late slacking of line particle of plaster।
यानी अपन ने वहाँ उसके अंदर क्या किया, लाइम को यूज़ किया। देखो बेसिकली जब लाइम को यूज़ किया जाता है, लाइम के अंदर अपन वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्लैकिंग की प्रोसेस होती है, और स्लैकिंग की प्रोसेस के अंदर वाटर जो लाइम है वो 2 से 3 गुना उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यदि उसका स्टार्टिंग में वॉल्यूम बढ़ गया तब तो अपन फिनिश सरफेस मिल जाएगी, लेकिन यदि वॉल्यूम बाद में इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे प्लास्टरिंग हो जाती है, ग्लिस्टरिंग हो जाती है, ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, स्वेलिंग आउट हो जाती है, और धीरे धीरे वो सरफेस वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये जो क्रैक बनता है उसको क्या कह देते हैं भाई, ग्लिस्टरिंग कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रैकिंग। तो क्रैक किस वजह से आ सकता है भाई, या तो क्या है, जब हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं जो बैकग्राउंड है, वॉल जो सरफेस है उसको क्या परफेक्टली तैयार नहीं किया हो, तो इम्परफेक्ट प्रिपरेशन हो बैकग्राउंड की वजह से आ सकता है, या फिर बिल्डिंग के अंदर ही क्या हो, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, या फिर सरफेस क्या हो जाए, मेरी डिसकंटिन्यूस हो जाए, उस केस के अंदर भी क्रैकिंग जनरेट हो सकती है। मूवमेंट ऑफ बैकग्राउंड ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन और रैपिड ड्राइंग, यानी जो भी बैकग्राउंड है जिसके ऊपर प्लास्टरिंग करने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाए, थर्मल एक्सपेंशन हो जाए या फिर श्रिंकेज हो जाए, यानी उसके अंदर या तो उसकी बढ़ जाए कुछ चौड़ाई, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर श्रिंकेज उसके अंदर आ जाए, उसकी वजह से क्रैक जनरेट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ प्लास्टर सरफेस इटसेल्फ आइदर ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ श्रिंकेज, या फिर प्लास्टर जो है, ठीक, उसकी सरफेस के अंदर ही कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकेज आ जाए। एक्सेसिव श्रिंकेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ थिक कोट, यदि आपने बहुत ज़्यादा मोटा कोट लगा दिया, यानी कि जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी चला दी गई है, उसके अंदर श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाए, या फिर फॉल्टी वर्कमैनशिप, यानी जो प्लास्टरिंग करने वाला है वही पूरी तरह से क्या हो, स्किल्ड लेबर नहीं हो, उसने काम ढंग से नहीं किया हो, उसकी वजह से भी क्रैकिंग जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट अपना आता है एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस क्या होता है, आपने भी देखा, इस ब्रिक के अंतर्गत देखा, अपने प्लास्टरिंग के अंदर देखा, तो व्हाइट क्लस्टर्ड सब्सटेंस आर अपीयर इन द सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड प्लास्टर मेकिंग मटेरियल एज वेल बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक, सैंड, सीमेंट एंड इवन वाटर। जब अपन जो भी प्लास्टरिंग सरफेस है उसको यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या सॉल्ट प्रेजेंट हो, उसके अंदर क्या हो, सॉल्ट प्रेजेंट है, वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हो, तो आपने देखा होगा कि यदि अपन किसी सरफेस पर पेंटिंग नहीं करते तो व्हाइट व्हाइट सरफेस पे क्या होगा, सॉल्ट डिपोजिट हो जाता है, चक दरे से बन जाता है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, एफ्लोरेसेंस कह देते हैं, जो कि इट्स गिव्स ए वेरी बैड अपीयरेंस, यानी उसे देखने में बहुत बुरे लगते हैं, ठीक। इट अफेक्ट्स द एडिशन ऑफ पेंट विद द वॉल सरफेस। अब ये इससे क्या है, जब अपन वॉल सरफेस पर पेंट करेंगे तो पेंट उस पर पूरी तरह से क्या है, चिपक नहीं पाता है, एडहेयर नहीं हो पाता है, तो ये उसके लिए, तो एफ्लोरेसेंस कैन बी रिमूव बाय सम एक्शन टू ड्राई ब्रशिंग और वॉशिंग द सरफेस रिपीटली। तो उसको अपन रिमूव करना, या तो अपन उसको सफेद मतलब व्हाइट जो ड्राई ब्रश है उससे रगड़ दो, उसके बाद में लगातार कंटिन्यूसली इसको क्या है, साफ करो, यानी धो दो उसे, वाटर से वेट कर दो, फिर उसको सफेद रगड़ दो, फिर इस तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हो वहाँ से सॉल्ट। नेक्स्ट अपना आता है फ्लैकिंग। तो फ्लैकिंग क्या होता है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लूज मास ऑफ प्लास्टर सरफेस ड्यू टू द पुअर बॉन्ड बिटवीन द सक्सेसिव कोट। यदि जो कोट अपन ने 3 कोट पर बंद प्लास्टिंग कर रहे थे, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट, यदि उनके बीच में ही क्या है, बॉन्ड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, यदि वो एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं है, तो वहां से क्या हो जाता है, प्लास्टिक लूज कर देता है मास को, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्लैकिंग कह देते हैं, ठीक है। अभी क्यों हुआ कि यदि आपस की जो लेयर है वो आपस में पूरी तरह से जॉइंटेड नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट अपना आता है पीलिंग। तो पीलिंग इट इज ए कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ some portion of plaster surface resulting in the formation of patches which called result from the imperfect bound। अब यानी जो पूरा जो प्लास्टर जो अपन ने किया वो उखड़ के नीचे गिर गया, डिसलोकेट हो गया, ठीक है। अब ये क्यों होगा, यदि पूरी पुरानी सरफेस के साथ में इसका प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना तो हट जाता, तो इसकी वजह से क्या होगा, पीलिंग डिफेक्ट भी इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट अपना आता है पॉपिंग, ठीक है। तो पॉपिंग क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल होल्स इन द प्लास्टर सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल्स विच एक्सपेंड और सेटिंग, यानी कॉनिकल होल बन जाए प्लास्टरिंग के अंतर्गत, क्या होता है कुछ कॉनिकल होल बन जाए, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, पॉपिंग कह देते हैं। उसके बाद रस्ट स्टेन की बात करते हैं। दिस आर समटाइम्स फाउंड व्हेन द प्लास्टर अप्लाइड ऑन द मेटल लैथ, यानी मेटल की लैथ के ऊपर यदि आप प्लास्टरिंग करते हो तो वहाँ पे कुछ रस्ट स्टेन के चांस, इंकर्जन की वजह से कुछ रस्टिंग स्टेन बन जाता है। फिर होता है अनइवन सरफेस व्हेन इट इज प्योरली ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप, यदि आपने जो लेबर है वो आपको सही नहीं है, तो उससे क्या होता है, कहीं पर प्लास्टर क्या कर दिया, मोटा कर दिया, कहीं पर छोटा कर दिया, तो उससे सरफेस में क्या हो जाएंगे, गड्ढे पड़ने लग जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनइवन सरफेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया क्या, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।